हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी। जैसा कि आपने देखा मेरी इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि मेरी जो क्लास नेक्स्ट मेरा फर्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो राजस्थान इकोनॉमिक्स को लेकर के है। और आप इस बात को तो जानते हैं कि राजस्थान इकोनॉमिक्स का जो कुछ भी पोर्शन है वो जितना इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट होता है वो ज्योग्राफी के अंतर्गत भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। आज की हमारी जो क्लास रहेगी फर्स्ट वीडियो रहेगा और इस वीडियो के अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के उद्योग से। राइट, राजस्थान का उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी राजस्थान इकोनॉमिक्स के मेरे टॉपिक्स जो मैं आपको एनालिसिस करूँगा वो सारे के सारे टॉपिक अपडेटेड होंगे। इट मीन्स अपडेट का मतलब समझते हैं आप? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है उससे अपडेट होंगे, जिसके लिए आपको अलग से कुछ भी फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। सारे फैक्ट मेरे उसी के अंतर होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अंतर्गत जो भी चेंजेज हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिकल सेक्टर में हो, इट मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में, या एग्रीकल्चर सेक्टर में, पर्यटन हो, ऊर्जा हो, जिस किसी में भी सेक्टर वाइज जाएगा वो आपको अपडेट ही मिलेगा। क्लियर है? तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो कौन सी है बताओ? राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जब हमें फर्स्ट टॉपिक जो मैंने जैसा कि आपको बता दिया है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? राजस्थान के उद्योग। राजस्थान उद्योग। और अपने पढ़ने और पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? सिंपल सा है कि जब भी हम किसी टॉपिक को एनालिसिस करेंगे तो हमें फर्स्ट पता होना चाहिए उस कंप्लीट टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। सही तरीका क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसे सब टॉपिक में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा करने से कई चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। पहला कि उस टॉपिक के अंतर्गत हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा। सेकंड पॉइंट, जब आपका सीक्वेंस, आपका ऑर्डर मेंटेन होता है तो इससे क्या होता है, चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होती है। और एक और पॉइंट होता है कि जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो चीज़ों को याद रखने में भी क्या होती है, आसानी होती है। और हमें यह भी पता रहता है कि टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाकर के उसका अंत होने वाला है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें, चलिए। जब हम राजस्थान उद्योग की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज आप एक बार यहां पर समझ लेंगे। क्लियर है? राजस्थान उद्योग के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि हमारे उद्योग के मामले में हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है। क्या स्थिति है हमारी, पोजीशन। सेकंड पॉइंट, जो राजस्थान का उद्योग है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकारों के बारे में समझना है। और फिर सरकार के द्वारा राजस्थान के अंतर्गत उद्योगों के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए, इसका मतलब सरकारी प्रयास क्या रहे। सरकारी प्रयास क्या रहा। इसके बाद आपको यह समझना है कि राजस्थान के अंतर्गत जो भी औद्योगिक पार्क हैं, ठीक है ना, उनके बारे में समझना है। औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट, वित्तीय व्यवस्था क्या है। और लास्ट में आपको यह समझना है प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। और आपको यह भी समझना है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे राजस्थान के उद्योगों के अंतर्गत। जब आप इस लेवल पर स्टडी करते हैं तो राजस्थान के उद्योग को एक कंप्लीट संपूर्णता के रूप में आपकी स्टडी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्लियर हुआ? इसका मतलब यह है कि हमें राजस्थान के उद्योग में क्या पढ़ना है बच्चों, बताओ। तो आपने सीक्वेंस समझ लिया। अब हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे राजस्थान में स्थिति क्या है। समझो, ये सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सब टॉपिक मान लीजिए मेरी क्लास में राजस्थान इकोनॉमिक्स से शुरू जितने भी टॉपिक आएंगे उनमें से पहला पॉइंट जो होता है
पहला टॉपिक होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से 90% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। मैं आपको बीच बीच में बताता भी जाऊंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन अब तक पूछे गए और नेक्स्ट कितनी संभावना है इस चीज़ की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जो स्थिति है ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम जो भी उद्योगों से संबंधित इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चेंजेस हुआ है, अपडेट हुआ है, वो कंप्लीट हम इसमें स्टडी करते हैं। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी का जितना भी पोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट सब टॉपिक है वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस स्थिति के अंतर्गत हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे कि राजस्थान में हमारे उद्योगों की क्या स्थिति है। ठीक है ना? तो आइए हम अगर स्थिति के बारे में समझते हैं तो पॉइंट वाइज आप समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, राजस्थान राज्य की स्थापना के समय से ही अगर देखा जाए तो उद्योगों के मामले में राजस्थान कैसा है? एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। और अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए कि स्थापना के समय राज्य में कुल उद्योगों की संख्या और कुल बड़े उद्योगों की संख्या अगर देखा जाए तो मात्र कितनी थी? 11 थे, जिनमें से 7 सूती वस्त्र इकाई, 2 आपकी चीनी मिल और 2 सीमेंट इकाइयां थी। और इस आधार पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मात्र 11 इकाइयां थी, तो इससे लगता है कि हमारे राज्य के अंदर उद्योगों की स्थिति क्या है? बहुत पुअर थी। हालांकि सरकार ने बाद में बहुत प्रयास किए, आज भी बहुत अच्छे प्रयास है, उन पर भी चर्चा होगी हमारी। क्या डेवलपमेंट किया, सरकारी प्रयास क्या रहे, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा आपके पास, मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, स्थिति को देखा जाए तो राजस्थान राज्य की स्थापना के समय मात्र 11 औद्योगिक बड़ी इकाइयां थी, बाकी की छोटी मोटी इकाइयों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, है ना? अगर हम इस चीज़ को देखें तो पॉइंट वाइज आप नोट करते जाएंगे। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? और राज्य की स्थापना किस से लेकर के, राज्य की स्थापना के समय कुल बृहद औद्योगिक इकाइयों की संख्या कुल बृहद औद्योगिक इकाइयों की संख्या हमारी कितनी थी? 11। यहां पर इस बात को आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिसमें से सर्वाधिक 7 इकाई किससे संबंधित थी? सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित। इन 11 में से 2 इकाई सीमेंट उद्योग और इनमें से 2 इकाई आपकी किससे रिलेटेड थी? चीनी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो रियलिटी में देखने से पता चलता है कि हमारे राजस्थान राज्य की स्थिति औद्योगिक विकास की दृष्टि से रियलिटी में क्या थी? पिछड़ी हुई मानी जाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब स्थापना के समय हमारे राज्य की ये स्थिति थी तो फिर हमारा प्रयास क्या रहा? सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट लेवल पर क्या डेवलपमेंट किया गया और क्या ग्रोथ के प्रयास किए गए? ठीक है, अब यहां से आपका स्टैटिक के साथ साथ आपका इकोनॉमिक सर्विस में ऐड होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए अगर हम आगे की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में आप इसको समझेंगे कि 1978
1978 में भारत सरकार की सहायता से राज्य में जिला उद्योग केंद्र, राज्य में जिला उद्योग केंद्र एवं उप जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई। दैट क्लियर और नॉट? इसका मतलब आप जानते हैं 1977 में औद्योगिक नीति जो भारत के अंदर लागू की गई, उसके अकॉर्डिंग 1978 में राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला उद्योग केंद्र और उप जिला उद्योग केंद्रों की क्या की गई, स्थापना की गई, ताकि राज्य में उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके, प्रगति की जा सके। क्वेश्चन इससे आगे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ज्योग्राफिकल एरिया में काफ़ी चेंजेस किया गया है, आपके 50 स्टेट हो गए, पहले 33 स्टेट थे, तो वो चेंजेबल जहाँ जहाँ होगा मैं उसे बताता जाऊँगा आपके लिए, राइट। तो बात करते हैं कि हमारे राज्य में कुल कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, ये आपसे पहला क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि उप जिला उद्योग केंद्रों की संख्या कितनी है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इस पॉइंट को एनालिसिस करेंगे। जिला उद्योग केंद्र और उप जिला उद्योग केंद्र, अगर हम यहां पर चर्चा करें तो यहां पर आप इस चीज को बताएंगे, मेंशन करेंगे इसे अच्छे तरीके से। राज्य में कुल जिला उद्योग केंद्रों की संख्या कितनी है? 36। अपडेट याद रखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अगर हम उप जिला उद्योग केंद्रों की बात करते हैं तो हमारे राज्य में उप जिला उद्योग केंद्रों की कितनी संख्या है बताओ? 8। यहां पर आप 36 का नाम लिखना जरूरी नहीं है ना। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर डबल हुआ करता था, लेकिन अब स्टेटों की संख्या ही कितनी हो गई है? 50 हो गई है। तो पिछले वाले डाटा के अनुसार आप इसमें कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। अब आप केवल इस बात को ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत कुल जिला उद्योग केंद्रों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 36 है, जबकि उप जिला उद्योग केंद्रों की संख्या कितनी है? 8 है। तो छोटा आंकड़ा है, आपसे पूछा भी जाता है कि उप जिला उद्योग केंद्र कहां कहां पर स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। तो वो आंकड़ा भी आप यहां पर बता देंगे। इन 8 में से अगर देखा जाए तो मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा। पहला नीमराना, मकराना, किशनगढ़, ब्यावर, फालना, बालोतरा, आबू, सुजानगढ़। सबसे नवीनतम या सबसे लास्ट में स्थापित किया गया उप जिला उद्योग केंद्र कौन सा है? सुजानगढ़। अगर आप देखेंगे तो ये आपके 8 उप जिला उद्योग केंद्र हो गए। क्लियर हुआ? तो यहां तक बात समझ में आई? आप नोट कर सकते हैं। आगे की चीजों को मैं फिर समझाता हूं आपके लिए। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो। इस चीज से एक बात पता चलती है कि हमारा जो राजस्थान है उसमें उद्योगों के विकास के लिए जो हमने डेवलपमेंट किया, उसमें इस डेवलपमेंट को आपने समझा कि और जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए, साथ ही साथ उप जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई। अब जरा इकोनॉमिक सर्वे का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि हमारे राजस्थान राज्य के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में क्या योगदान है। तो ये परसेंटेज आपसे पूछा जाता है। ये अपडेट है इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 के आधार पर।
तो यहां पर अगला पॉइंट आप ये बताएंगे स्थिति में, पॉइंट नेक्स्ट, राज्य की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 के आधार पर, यानी कि अपडेट है। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? तो अगर यहां पर अगर चर्चा करते हैं तो यहां पर आप इस चीज को बता देंगे, क्या बताएंगे बताओ, कि राज्य की जीडीपी में योगदान क्या है। अगर ये देखा जाए तो हम इसे दो भागों में बताएंगे, क्योंकि किसी भी चीज का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हमारे आर्थिक विकास क्या है हमारे का, जीडीपी, जिसमें स्टेट जीडीपी होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम डिटेल तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट का, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, राइट, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप यहां पर समझेंगे कि जब भी हम क्षेत्रवार योगदान की बात करते हैं तो दो मूल्यों पर इसका क्या होता है, आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। पहला आंकड़ा क्या होता है, स्थिर मूल्य पर, और दूसरा क्या है, प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, यहां मैं ये बता देना उचित समझता हूं कि स्थिर मूल्य का आंकड़ा होता है वो आधार वर्ष के आधार पर निकाला जाता है, और प्रचलित मूल्य का जो आंकड़ा होता है वो करंट फाइनेंशियल ईयर के बेस पर निकाला जाता है। अच्छा बताओ तो, आप ये जानते हैं कि वर्तमान में करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सी है? करंट फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होती है जिसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं, और वो नवीनतम समाप्त होने वाली फाइनेंशियल ईयर होती है जिसके कंप्लीट आंकड़े हमारे पास होते हैं, और उसके बाद कोई भी वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुई है। इसका मतलब 2023-2024 एट प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए क्या है बताओ, ये करंट फाइनेंशियल ईयर है। इसका मतलब हो गया कि प्रचलित मूल्य का जो आंकड़ा है वो किस पर होगा बताओ, 2023-2024 के बेस पर। और अगर हम बात करते हैं स्थिर मूल्य का, तो स्थिर मूल्य की अगर हम चर्चा करेंगे तो स्थिर मूल्य पर आपका कौन सा हो जाएगा, 2011-2012, क्योंकि ये अभी हमारी क्या बनी हुई है, आधार वर्ष बनी हुई है। जब हम वर्तमान प्रचलित वर्ष के मूल्यों की तुलना आधार वर्ष के मूल्यों से करके जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, जो डाटा हम प्राप्त करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं बताओ, उन्हें हम स्थिर मूल्य के अंतर्गत रखते हैं। और जब हम करंट फाइनेंशियल ईयर के आधार पर जो मूल्यों की बात करते हैं वस्तु और सेवाओं की, हम उसे प्रचलित मूल्य का आंकड़ा कहते हैं। अगर यहां पर देखेंगे तो अब यहां पर आप इस बात को बता देंगे, बता दो भाई ये कितना है 2023-24 में। तो हमारे जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य पर जो रहा है 29.84%। इज दैट क्लियर नॉट? ये डाटा आप याद रखेंगे। और अगर आपसे प्रचलित मूल्य की बात करते हैं तो प्रचलित मूल्य का आंकड़ा भी आप बताएंगे 28.21%। इज दैट क्लियर नॉट? ये करंट अपडेट हो गया आपका। ओके, आई होप कि आपने इस चीज को समझा होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हो गया आपका राज्य की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए हम आगे की चीज को समझें। नेक्स्ट क्या है, अब यहां से आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंडेक्स। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए हमें इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंडेक्स सूची, जो सूचकांक होता है, उससे हमें पता चलता है कि किस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ है, और सेक्टर वाइज पता चल जाता है। क्लियर है कि नहीं? स्टैटिक्स जब आप पढ़ते हैं, स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी क्षेत्र में, तो वहां पर इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं आप, लेकिन आपको यहाँ इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंडेक्स वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम क्षेत्र वाइज विकास डेवलपमेंट की स्थिति को मेजर करते हैं और समझते हैं कि क्षेत्र वाइज क्या डेवलपमेंट हुआ है। इज दैट क्लियर और नॉट? और अगर इंडेक्स की बात करते हैं तो ये अपडेटेड होने चाहिए आपके पास में, और ये जितने भी मैं आपको दूंगा वो 2023-24 के अपडेटेड आंकड़े होंगे। इट मींस आर्थिक समीक्षा के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, औद्योगिक औद्योगिक
उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स या आईआईपी कह सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, और सीक्वेंस के आधार पर आप इसे आईआईपी के नाम से जानते हैं। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंतर्गत आपको क्या चीजें याद रखनी है, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा प्रहार करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है आधार वर्ष। किसी भी इंडेक्स को जारी करने का उसका बेस ईयर होता है, और अगर हम बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष, तो यहां पर आप बता देंगे मेरे बच्चों कि इसके लिए आधार वर्ष कौन सी है। पहला पॉइंट, आधार वर्ष 2011-2012। इज दैट क्लियर और नॉट? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूचकांक का आधार वर्ष आपसे बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, जब ये सूचकांक जारी किया जाता है तो किसी भी सूचकांक को जारी करने के लिए किस आधार पर जारी किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कितने क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? 3 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इट मींस सूचकांक को जारी करने के आधार, सूचकांक को जारी करने के आधार, कितने आधार हैं मेरे बच्चों बताओ? तो बता देंगे 3 आधार हैं। अब इन 3 आधार कौन कौन से हैं और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है 2023-2024 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर, तो यहां पर आप इस चीज को क्लियर करेंगे। 3 आधारों में से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। विनिर्माण क्षेत्र, खनन, माइंस वाला उत्खनन, और ईंधन। ईंधन का मतलब यहां पर होता है गैस, विद्युत, जल आपूर्ति इत्यादि से। इज दैट क्लियर और नॉट? अब बात यहीं पर नहीं रुकेगी, आपको यह भी बताना पड़ेगा, पूछा जाता है आपसे कि विनिर्माण क्षेत्र का इस इंडेक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने परसेंट है, आपके खनन उत्खनन का क्या पोजीशन है, और आपका ईंधन क्षेत्र का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो होगा ये किस बेस पर होगा? 2023-2024 की लेटेस्ट अपडेट होगा। इसमें कितना है? 42.27%, 11.99%, और यहां भी बता देंगे 10.48%। और ये तीनों के तीनों डाटा जो हैं आर्थिक समीक्षा 2023-2024 के हैं, यानी कि ये अपडेटेड हैं, आपको ये याद रखना है। इज दैट क्लियर और नॉट? मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा कोई भी राजस्थान इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो आर्थिक समीक्षा से अपडेट होगा, आपको अलग से आर्थिक समीक्षा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर नॉट? नोट कीजिए इसको, फिर मैं आगे की चीज समझाता हूं आपको। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट समझिए। नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर समझेंगे, अगला इंडेक्स है थोक मूल्य सूचकांक। WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक मूल्य सूचकांक मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसका आधार वर्ष सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और आधार वर्ष तो हर सूचकांक को आपको याद रखना ही है। दैट क्लियर और नॉट? फिर उसके बाद में किस बेस पर उसको क्या किया जाता है, पब्लिकेशन किया जाता है, मेजर किया जाता है, वो चीज आपको पता होना जरूरी है। 2-3 चीजें आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स को अगर आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट के आधार पर पढ़ते हैं, सबसे इजी सब्जेक्ट है, और इसके कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? कॉन्सेप्ट। और राजस्थान इकोनॉमिक्स में तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं भाई,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो डाटा काम करता है, आंकड़े काम करते हैं। याद रखिए, मैं आपको नेशनल इकोनॉमिक्स जब पढ़ाऊंगा राष्ट्रीय स्तर की, तो वहां पर कंसेप्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब मैं आपको वो एनालिसिस करूंगा, यकीन मानिए आपको खुद लगने लगेगा कि जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं वो इतना ईजी होगा कि आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। खैर, नेशनल इकोनॉमिक जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर चर्चा उस लेवल की करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आपके लिए जरूरी है कि राजस्थान इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है। तो राजस्थान इकोनॉमिक्स में आप कंटिन्यू जारी हैं, आप अपनी क्लास में हैं, और वो क्लास किससे जुड़ी हुई है? राजस्थान के उद्योग से। और आप पढ़ने जा रहे हैं किसको, बताओ? थोक मूल्य सूचकांक को। तो थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत पॉइंट वाइज बताओ, पहला पॉइंट क्या बताएंगे? सबसे पहले बताओ इसमें किसका आधार वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधार वर्ष। अगर हम आधार वर्ष की बात करते हैं तो याद रखना बेटा, ये बहुत पूछा जाता है। और पूछा क्यों जाता है? क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये स्टेट का डब्ल्यूपीआई है और आप क्या है, नेशनल लेवल का डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष बता देते हैं, और सबसे पहले ऑप्शन में वही मिलेगा। और पता चला 2011 2012 टिक करके आ जाते हैं और बहुत जोर से खुश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टेट लेवल का अभी भी आधार वर्ष क्या बना हुआ है? 1999 2000। याद रखना इस चीज को, पॉइंट। तो आधार वर्ष क्या है बताओ? 1999 2000। नेक्स्ट पॉइंट, कि जो आपका थोक मूल्य सूचकांक है, डब्ल्यूपीआई है, इस डब्ल्यूपीआई के बारे में नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है कि थोक मूल्य सूचकांक जब निकाला जाता है तो उसमें शामिल वस्तुओं की बात की जाती है। तो तीन स्तर की वस्तुएं शामिल की जाती हैं: प्राथमिक वस्तुएं, निर्माण वस्तुएं, और तीसरा पॉइंट होता है आपका ईंधन वस्तुएं। यानी कि नहीं, प्राथमिक वस्तुओं का मतलब क्या होता है? तो प्राइमरी गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड फ्यूल गुड्स। इसका मतलब ये हो गया कि प्राथमिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। अच्छा बताओ, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब हो गया सीधा सा एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा बताओ, गेहूं है तो गेहूं किसी फैक्ट्री में तो मिलने वाला नहीं है, वो तो प्रोडक्शन आप नेचुरल तरीके से करेंगे। मैंगो, अब मैंगो का प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री में नहीं होने वाला, उसका भी नेचुरल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इट मींस एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब नेचुरल प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक वस्तुएं कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स क्या होता है कि इन प्राइमरी गुड्स का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, इनके रूप में परिवर्तित करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब प्रोडक्ट बना देते हैं। तो वो आता है विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे मैंने टी शर्ट पहना है ना, तो टी शर्ट किसका है? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ गया। बट इसमें जो रॉ मटेरियल है वो किसका है बताओ? प्राइमरी सेक्टर का। कॉटन, कपास कहाँ होता है बताओ? अरे कपास का उत्पादन तो खेत में ही होगा, फैक्ट्री में थोड़ी नहीं होगा। लेकिन उससे जब कोई वस्त्र बनाया जाता है तो वो वस्त्र जो बनता है वो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नहीं होता। एक चीज और बताता हूं, एक एग्जांपल और लेके बताता हूं। सपोज दैट कि आपने फ्रूटी ली होगी ना, माजा फ्रूटी। अब आपने माजा फ्रूटी लिया, तो बताओ माजा या फ्रूटी किसी खेत में उगती है क्या? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। इसका मतलब उसमें क्या होता है? मैंगो, आम। लेकिन जो आम है वो नेचुरल है, और उस नेचुरल प्रोडक्ट से ही उसका क्या किया गया? प्रोडक्शन किया गया है, और उस तकनीकी का प्रयोग किया गया है जिस तकनीकी का प्रयोग करके वो एक लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, उसकी क्वालिटी बनी रहती है, आप उसे एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज कर सकते हैं और आपकी हेल्थ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? इसका मतलब ये प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट होता है, उसको स्वरूप में चेंज करते हैं किसके माध्यम से बताओ? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और सब प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो विनिर्माण क्षेत्र यानी कि किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। ईंधन तो आप जानते हैं, फ्यूल। आ जाओ, तो यहां पर बता दीजिए इसमें कितनी वस्तुएं शामिल होती हैं, तो बता देंगे सूचकांक में। लिखो समझने के बाद। शामिल वस्तुएं कितनी है बताओ? तीन प्रकार की। कौन कौन सी हैं? नाम बता दो उनका, जो मैंने बताया वही नाम आप बता देंगे। और थोड़ा सा मैं समझता हूं स्पेस लेके चलो, थोड़ा नेशनल लेवल का आंकड़ा भी मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्राथमिक वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं,
विनिर्माण वस्तुएं और ईंधन वस्तुएं। अगर हम बात करें राज्य की, और यहां पर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर की, दोनों का एक साथ लिख लीजिए, आपके काम आएगा। अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं राज्य स्तर पर, राजस्थान राज्य के लिए, तो उसमें कितनी वस्तुएं शामिल हैं और संपूर्ण कंट्री के लिए कितनी वस्तुएं शामिल हैं, वो चीज आंकड़ा आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पर इसे बता सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा मैंने स्पेस दे करके बताया, जिससे कि मैं और बेहतर तरीके से चीजों को आपको बता सकूं। बता दीजिए पॉइंट फर्स्ट, प्राथमिक वस्तुओं की संख्या राजस्थान राज्य में कितनी है? 75 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र की वस्तुएं कितनी है? 69। और ईंधन से संबंधित कितनी है? 10। अगर इनको टोटल काउंट किया जाए तो टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 154। मेरा मैथ कमजोर है थोड़ा सा, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का मास्टर हूं ना, मुझे तो पता है। जरा काउंट करके देखो, आपको इतना ही आंसर मिलेगा। इज दैट क्लियर नोट? अब मैं आपको बता देता हूं कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि राज्य के अंतर्गत थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं की संख्या पूछ ली जाएगी। कितनी है बताओ? 75। आपसे पूछ लिएगा कि थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र की वस्तुएं कितनी शामिल की जाती हैं? 69। और ईंधन की कितनी की जाती हैं? 10। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो ये है कि राज्य के थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत कुल कितनी वस्तुएं शामिल की जाती हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो टोटल कितने, सबको ऐड करके 154। इज दैट क्लियर और नॉट? राइट। अगर हम इससे राष्ट्रीय स्तर की बात कर लेते हैं तो नेशनल लेवल की बात करेंगे तो यहां 75 है, लेकिन पूरे देश के लिए निकालते हैं तो यहां पर कितनी है? 117। और अगर हम बात करते हैं विनिर्माण क्षेत्र की तो कितना आ जाएंगे? 564। और ये कितने हो जाएंगे बताओ? 16। और इनको कंप्लीट ऐड करेंगे तो लगभग ये कितना आ जाएंगे? 697 गुड्स आती हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐड करके देखिए आप, तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। यहां पर भी यही डाटा पूछा जाता है, हालांकि मैंने इसलिए ये दे दिया है क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो नेशनल लेवल का भी आपको पता रहेगा। राजस्थान इकोनॉमिक्स के लिए आपको ये आंकड़ा याद रखना है। अगर आप ये रखते हैं बहुत अच्छा, मैं आपको जब नेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं आपको एनालिसिस करूंगा, राइट। जब मैं आपको इन्फ्लेशन को पढ़ाऊंगा, मुद्रास्फीति, इज दैट क्लियर और नॉट, तो वहां पर इस चीज को बताया जाएगा। तो नोट कीजिए, इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अगला सूचकांक हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सूचकांक है बच्चों, उसके बारे में आप समझेंगे तो वो कौन सा है? श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बता दो? सेम पॉइंट है, बताओ इसका आधार वर्ष। यहां पर यह आधार वर्ष पूछा भी गया है आपसे, और पूछा जाने का कारण क्या रहा है? अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, है ना। मुझे लगता है कि आप मुझसे जरूर पूछेंगे, और ना भी पूछेंगे फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी तुम्हें जरूरत है। तो बता दो, इसके लिए जो आधार वर्ष है ना बच्चों, ये चेंज हो चुका है। अब ये आधार वर्ष कितना है? 2016। और ये चेंज हुआ है, वो कब हुआ है? परिवर्तन जो हुआ है, हालांकि थोड़ा टाइम हो गया, कब किया गया है? 2020 में। 2020 में 2011-2012 के आधार वर्ष को चेंज करके क्या कर दिया गया है मेरे बच्चों? 2016 कर दिया गया, 2016। इसलिए ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, आप भी इसे याद रखेंगे इस चीज के लिए। सेकंड पॉइंट आप बताएंगे कि जो श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, इसमें किस मूल्य की चर्चा होती है? अरे भाई, श्रमिक वर्ड यूज किया है ना, तो श्रमिकों से संबंधित जो वस्तुएं उसके मूल्यों की चर्चा है, मूल्यों को शामिल किया जाता है इसके अंदर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आप यहां पर बताएंगे, क्या बताएंगे? यहां पर आपको बताना है कि इसके अंतर्गत इसमें
श्रमिकों के उपयोग की वस्तुएं जो होती हैं, उन वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे का पॉइंट बताएंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट ये बताएंगे कि जब इस सूचकांक को तैयार किया जाता है तो मेरे भैया पूरे राज्य के अंतर्गत इतने सारे श्रमिक हैं, एक इंडेक्स निकालना है हमें, तो क्या पूरे के पूरे राज्य के डिस्ट्रिक्ट में घूमते फिरेंगे क्या? नहीं जी। इसके लिए क्या किया गया है कि राज्य के 3 जिलों को इस सूचकांक में शामिल किया गया है। क्लियर है? और वो 3 जिले आपसे बार बार पूछे जाते हैं। पहले वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसमें परिवर्तन हुआ है। आप जानते हैं कि 2020 में अजमेर डिस्ट्रिक्ट के स्थान पर अलवर डिस्ट्रिक्ट को लाकर रखा गया है, अजमेर को हटा दिया है। तो वर्तमान में आपकी अपडेट स्थिति क्या होती है वो आप बता देंगे। सूचकांक में शामिल जिले कितने हैं बताओ? 3। 3 के नाम बताओ तो। 3 के नाम बताएंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा ना। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला अलवर, इसे किसके स्थान पर लाया गया है? अजमेर। अजमेर को हटा करके अलवर को रखा गया है। तो ये ध्यान रखना इस चीज को। हालांकि अब ये पुरानी बात हो गई है, याद रखते हैं भी तो भी अच्छा है, नहीं रखते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब तो आप ये याद रखिए कि अलवर डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा कौन सा है? भीलवाड़ा। बोलो कौन सा वाड़ा बताओ? भीलवाड़ा, ठीक है ना। और तीसरा है जयपुर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर डिस्ट्रिक्ट, इन 3 जिलों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है इस इंडेक्स के अंतर्गत। मैं समझता हूं कि आपके इंडेक्स बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अब जरा बिना आधार वर्ष वाला इंडेक्स देखते थे। कहेंगे सर बिना आधार वर्ष वाला इंडेक्स कौन सा है? अरे भाई जो सर्वे सर्वा होता है ना, वो तो कुछ भी आधार पर कर सकता है ना। तो एक नीति आयोग है हमारा, सुपर पावर रखता है। आप जानते हैं योजना आयोग के स्थान को ले आया किसने? नीति आयोग ने। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में इसको क्या किया गया? योजना आयोग को रिप्लेस करके इसको स्टैब्लिश किया गया। इसलिए नीति आयोग क्या करता है? अब नीति आयोग केवल एक ऑर्गेनाइजेशन, ये आयोग नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इसने, है ना। जो एनडीसी का स्वरूप था वो एनडीसी का कंप्लीट स्वरूप इसके अंतर्गत है। और ये बहुत सारे सूचकांक जारी करता है। मैं आपको बताऊंगा मानव विकास। रीट वाले बच्चे वेट करेंगे मेरा, जब मैं सब्जेक्ट लेवल पर उनको पढ़ाऊंगा एसएसटी के अंतर्गत, तो वहां पर मैं एनालिसिस करूंगा उनके लिए, ठीक है ना, मेंस के लिए। तो मानव विकास, राष्ट्रीय विकास, ठीक है ना, नेशनल, और आपका मानव विकास। तो मानव विकास पढ़ेंगे तो वहां पर मानव का विकास क्या होता है वहां एनालिसिस करूंगा मैं सूचकांक। और सूचकांक में हम इन सारे सूचकांकों को शामिल करेंगे, इसके साथ साथ जो नीति आयोग जारी करता है उसको भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल वो तो मानव के विकास से रिलेटेड है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित क्या होता है? इसे कहते हैं औद्योगिक नवाचार सूचकांक, III, ठीक है, इंडस्ट्रियल इनोवेशन इंडेक्स। क्या कहा मैंने? इंडस्ट्रियल इनोवेशन इंडेक्स। तो यहां पर आप बताएंगे। तो नेक्स्ट, औद्योगिक नवाचार सूचकांक, आई III हो गया, है ना। क्यों भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा ना कि अभी तो मेरी ये फर्स्ट क्लास है। राजस्थान इकोनॉमिक्स के रिलेटेड लगभग मैं 14 to 15 टॉपिक्स एनालिसिस करता हूं। वो कंप्लीट आप पढ़ने के बाद में बहुत कम संभावना है कि जो मैं पढ़ाऊं उससे बाहर प्रश्न आए। हालांकि ऐसा मैं जादूगर नहीं हूं कि मैंने कह दिया कि जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर कभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके विगत वर्षों का और मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको अलग से आर्थिक समीक्षा को रटना नहीं पड़ेगा, और कोई आज तक रट भी नहीं पाया है। कहते ना, करंट को अपडेट करने के लिए आर्थिक समीक्षा पढ़ो, बजट पढ़ो।
अरे कुछ भी समझ नहीं है, बजट तो फिर भी आ जाता है, छोटी मोटी चीजें जब उसमें चेंजेस होती हैं तो वो रट भी जाती हैं। बट इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पूरी इकोनॉमी का होता है, उसे रटते रटते पागल हो जाता है बच्चा, लेकिन रट नहीं पाता है। लेकिन मैं टॉपिक वाइज अपडेट करके आपको दूंगा, और जब मैं अपडेट करके दूंगा तो आपको जैसे ही ऑप्शन मिलेगा तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हमारे एक मोटे से मास्टर ने ये बताया था, यही इसका आंसर है। डेफिनेटली आप उसको टिक करके आएंगे। क्लियर है? तो चलिए यहां पर आपको बता देते हैं। बताओ इस सूचकांक को जारी कौन करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो पूछे जाने वाला क्वेश्चन ही यही है। सबसे पहले तो आपको पूछा जाता है कि ये सूचकांक जारी कौन करता है, जारीकर्ता कौन है? तो बताएंगे नीति आयोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब इस इंडेक्स को जारी किया गया है तो इस इंडेक्स के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा हमारे राज्य का स्थान। तो याद रखेंगे राजस्थान राज्य का स्थान कौन सा है? 12वां। और यहां पर बताना चाहेंगे, हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा भी जाए तो आप बता सकते हैं 12वां हमारा स्थान है। तो भाई पहले स्थान पर कौन है? तो बता देंगे प्रथम स्थान। सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो बता देंगे कर्नाटक। इज दैट क्लियर और नॉट? और ये लगातार बना हुआ है ना? आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसमें ये सूचकांक किस बात का? नवाचार, यानी कि औद्योगिक विकास के लिए एक अच्छा और उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना, एक अच्छा एनवायरनमेंट अवेलेबल कराने वाला राज्य में शीर्ष स्थान पर कौन है? बताओ कर्नाटक। और हमारे राज्य का स्थान, इट मींस आप कह सकते हैं राजस्थान राज्य का स्थान कौन सा है? बताओ 12वां स्थान है। ठीक है ना? तो ये चीज आपने देखा, तो इस चीज से आपको क्या पता चलता है? आपको ये पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों कि औद्योगिक नवाचार जो सूचकांक है इसमें हमारे राज्य की क्या पोजीशन है। अब यहां से आगे की कहानी सुनिए। कहानी ये है, आपसे ये पूछा जाएगा कि 1 जुलाई 2021 को हमारे राज्य में दैनिक मजदूरी को फिक्स किया गया है, तो वो श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? तो नेक्स्ट आगे बढ़ो। तो आगे का टॉपिक आप यहां पर बताएंगे एनालिसिस करते हुए। दैनिक मजदूरी दर, मजदूरी याद रखेंगे कब? ये परिवर्तन कब हुआ है? 1 जुलाई 2021। अपडेट है, कंप्लीट, आपको याद रखना है। अब दैनिक मजदूरी, दैनिक का मतलब होता है दिन के आधार पर, प्रतिदिन। आप दैनिक का मतलब ये होता है परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है। ऐसा श्रमिक जो भैया किसी के यहाँ काम पर किसी ने बुलाया तो उसने कहा कि देख तू मेरा परमानेंट क्या नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, मेरा काम 10 दिन का है, मेरे यहाँ पर 10 दिन तक काम करो और प्रतिदिन मैं आपको इतने रुपए के आधार पर 10 दिन का पेमेंट कर दूंगा। जैसे मेरा काम हो जाओ जाओ, फिर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो ऐसी मजदूरी करते हैं, जो इस प्रकार से रोजगार प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रमिकों को हम दैनिक मजदूरी के अंतर्गत रखते हैं। और इसके लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है वो आपको पता होना चाहिए। तो 1 जुलाई 2021 को दैनिक मजदूरी कितनी है? तो अब यहां पर एक और क्वेश्चन है मजेदार वाला। वो क्या है? मजेदार क्वेश्चन ये है कि श्रमिकों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, और 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है उनकी योग्यता के आधार पर। तो जब 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है तो उनकी दैनिक मजदूरी का विभाजन भी 4 भागों में किया गया है, और उससे आपसे पूछा भी जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बताइए, सबसे पहले तो श्रमिक का विभाजन कर दो कि कौन कौन से श्रमिक के लिए कौन कौन से श्रमिक है, और फिर उसकी मजदूरी दर को बता दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, एक होता है आपका अकुशल श्रमिक। कौन सा हो गया बताओ? अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक का मतलब है कुछ नहीं जानता, है ना? जो उच्च कुशल और कुशल श्रमिक होता है वो उससे जितना कहेगा उतना ही करेगा, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। और अगर काम खराब हो गया ना तो भैया आपका बेटा वो दिन का मजदूरी भी नहीं मिलेगी, है ना? तो जितना कि आपने काम नहीं किया उससे ज्यादा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो कुछ नहीं जानता है, अकुशल है। ठीक है ना?
अच्छा, एक होता है कौन सा, अर्धकुशल। अर्धकुशल श्रमिक कौन सा हो गया मेरे बच्चे बताओ, अर्धकुशल श्रमिक हो गया। अर्धकुशल का मतलब होता है कि काम करते 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 वो थोड़ा सीख गया। अब जो सीख गया तो कभी कभी अपनी मर्जी भी चला देता है ना। तो कुशल या उच्च कुशल श्रमिक कहता है ठीक है ये काम तूने बहुत अच्छा किया है, देख मेरे साथ काम करते रहना बेटा, तुझे मैं मास्टर बना दूंगा। होता है कि नहीं होता है? वो बड़ा खुश होता है यार मैंने काम बहुत अच्छा किया। इट मीन्स वो कुशल तो नहीं है बट वो कुछ काम करते करते एक्सपीरियंस के आधार पर वो चीज समझ गया है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया बताओ, सॉरी, अर्धकुशल श्रमिक। नेक्स्ट आप बताएंगे, तीसरा कौन सा हो गया, थर्ड, कुशल श्रमिक। कौन हो जाएगा मेरे बच्चों बताओ, कुशल श्रमिक हो जाएगा। और कुशल श्रमिक कौन होता है, जो सारी चीजें जानता है अच्छे से लेकिन उसमें पूर्णता कुशलता नहीं होती, कहते हैं ना उच्च कुशलता अधिक तकनीकी के आधार पर होता है, कहते हैं मास्टर, है ना। तो मास्टर के नीचे रहने वाला क्या कहलाता है, कुशल श्रमिक कहलाता है। और मास्टर जो होता है वो कुशल श्रमिक के ऊपर होता है और वो ज्यादातर काम कम करता है, नहीं समझे, काम करवाता ज्यादा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसे हम क्या कहते हैं बताओ, बोलो ना, उसे कहते हैं हम उच्च कुशल श्रमिक। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे बताओ, ए पिंटू पप्पू चिंटू, उच्च कुशल श्रमिक। क्लियर है? अच्छा, अब जब इतना है तो अब आप यहां पर बता देंगे, आप क्या बताना है, अरे भैया बताना क्या है, इनको मजदूरी क्या मिलेगी भाई, तो जिसकी जितनी योग्यता उतनी उसकी मजदूरी, है ना। तो यहां पर कितनी है, 259 प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी मिलेगी। इसको कितनी मिलेगी, 271 प्रतिदिन। इसको कितना मिलेगा बताओ, 283 प्रतिदिन। और जो उच्च कुशल श्रमिक है मजे की जिंदगी इसी की है, काम भी कम करता है और बेटा मजदूरी भी सबसे ज्यादा लेता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट कर लो भाई, है ना, छाप लो अच्छे तरीके से। और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि मैं ऐसा मास्टर तो नहीं हूं जो ये कह दूं कि मुझसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने किसी को पढ़ाते हुए देखा नहीं, किसी मास्टर की क्लास नहीं ली। बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर आपने मेरी क्लास रेगुलर तरीके से अटेंड की और इसको केवल सुना नहीं, सुनने के साथ साथ अपने नोट्स अपने हाथों से बनाए, तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि जो आपकी जरूरत है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में आपका बेस्ट से बेस्ट मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? और रही बात मेरे उत्तम पढ़ाने की, तो वो मुझे नहीं पता, वो आप लोग तय कीजिएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? आइए अब हम बात करते हैं किसकी, कि दैनिक मजदूरी तो हो गया आपका। अब इसके बाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, कि राजस्थान राज्य के लिए एमएसएमई पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आ रहा है ना, कौन सा टॉपिक आएगा इसके बाद, सब टॉपिक मैंने पढ़ा है, उद्योगों के प्रकार। तो जब उद्योगों के प्रकार पढ़ाऊंगा तो वहां पर एमएसएमई को फुल फॉर्म के साथ बताऊंगा। अभी आप शॉर्ट फॉर्म ही यूज करो, क्योंकि अभी मैं स्थिति को क्लियर कर रहा हूं। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब उद्योगों के प्रकार पढ़ाएंगे। इसके जस्ट बाद ही आने वाला है, तो कुछ क्या रहना चाहिए, सस्पेंस भी रहना चाहिए ना। तो वो सस्पेंस की बात करेंगे। अब बात करते हैं कि एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं, उनके विकास के लिए हमारे राज्य में क्या स्थिति है, बड़ी मजेदार स्थिति है। तो मुझसे पूछोगे तो मैं तुरंत बता दूंगा, है ना। इसके लिए मुझे स्लाइड को चेंज करना है, कर दूं, आ जाओ। अब हम बताते हैं एमएसएमई के विकास के लिए क्या किया गया। आप जानते हैं 1 जुलाई, डेट याद रख लेना मेरे बच्चों, 1 जुलाई 2020। डेट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या किया गया बताओ, उद्योग पोर्टल
स्थापित किया गया है। लघु उद्योग पोर्टल। पोर्टल क्या होता है? एक ऑनलाइन सिस्टम होता है। क्या होता है मेरे बच्चों बताओ? ऑनलाइन सिस्टम होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया। इसमें क्या किया गया है कि इसमें जितने भी राज्य के अंतर्गत उद्योग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिससे ये पता रहेगा कि राज्य के अंतर्गत कितने रजिस्टर्ड उद्योग हैं और प्रति वर्ष उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, और उनमें काम करने वाले कौन बताओ? एम्प्लॉय, वो भी उसमें लिस्टेड होते हैं, है कि नहीं? ठीक है ना? तो यहां पर आप देखेंगे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे कि एमएसएमई की विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति लागू की गई। औद्योगिक नीति 2022 2022 में नवीन औद्योगिक नीति लाई गई। इज दैट क्लियर नॉट? और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे 2019 में क्या बताएंगे कि एमएसएमई, इसमें आप एमएसएमई नीति बता सकते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है? नवीन एमएसएमई नीति और एमएसएमई अधिनियम एक्ट लाया गया। कब लाया गया बताओ? 2019 में। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर हम यहां से आगे की चीजों को, निर्यात के बारे में समझते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर समझेंगे, और इसके लिए मैं स्लाइड चेंज करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा उसमें डिटेल बताएंगे हम आपके लिए। क्लियर है? तो आप नोट कीजिए फटाफट से, जिससे कि मैं आगे की चीजों को समझाऊं। तो पहला क्या है? 1 जुलाई 2020 को लघु उद्योग पोर्टल स्थापित किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए। 2022 में नवीन एमएसएमई नीति लागू की गई और 2019 में एमएसएमई एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया। अब हम बात करते हैं किसकी? निर्यात की। तो निर्यात की अगर हम बात करेंगे तो बड़े मजेदार पॉइंट है, आप बता ही देता हूं आपके लिए। अगर हम राज्य में निर्यात की बात करते हैं, निर्यात पर अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा? भारत क्या बोलते हैं, राजस्थान राज्य से 2023-2024 को कुल निर्यात कितना किया गया, कितने अमाउंट का किया गया? तो आप बताएंगे 2023-2024 में राज्य से कुल निर्यात, अपडेट है ध्यान रखना, कितना किया गया है? 83,704 करोड़ का। इज दैट क्लियर नॉट? अमाउंट ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट, जब इतना किया गया है तो भाई क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि टॉप 5 गुड्स, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस भी याद रखेंगे उसका, कि राज्य से निर्यात की जाने वाली 5 प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी हैं जिसका सबसे ज्यादा निर्यात किया गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहां पर अगला पॉइंट बता देंगे आप, दूसरा पॉइंट यहां पर बनाएंगे, राज्य से निर्यात की गई शीर्ष 5 वस्तुएं। ठीक है ना? अब वो 5 वस्तुएं कौन कौन सी निर्यात की गई हैं, नाम बताना पड़ेगा, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। तो लो जी, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 और फिर कौन सा हो गया बताओ? 5। नाम क्या होगा? तो नाम बता देंगे, ये तो हमेशा ऊपर ही रहता है, इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है ना? तो इंजीनियरिंग होता, आभूषण, आभूषणों की बात करेंगे, धातुएं, वस्त्र,
और हस्तशिल्प। हस्तशिल्प की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये टॉप 5 गुड्स। सबसे ज्यादा कौन सी? इंजीनियर, सेकंड पर आभूषण, फिर धातु, फिर वस्त्र और फिर हस्तशिल्प। राइट, टॉप 5 गुड्स नोट कीजिए। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे जब हम काम करेंगे या आगे आपको समझना है तो वो क्या समझना है मेरे बच्चों? समझना ये है कि राज्य के अंतर्गत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर, ठीक है ना, जो आपके लिए सहायता दी जाती है वो क्या है? उसके लिए ये नीति चलाई गई 2013 में, जिसका समय 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि विदेशी व्यापार मेलों में जो औद्योगिक इकाइयां पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, तो जो भूमि का किराया होता है उसका 50% या 1 लाख रुपए की दर से उसको पुनर्भुगतान किया जाता है। पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है, ठीक है? तो पुनर्भरण, ठीक है ना? तो ये चीज होती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कीजिए। तो यहां पर आप बताएंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने पर पुनर्भरण का प्रावधान। इसकी शुरुआत कब की गई थी यह भी आप बता देंगे, और इसका लागू कौन करता है, इस पर नियंत्रण कौन रखता है वो भी आप बता देंगे। नियंत्रण, इस पर नियंत्रण करने वाली संस्था मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, इसके बारे में भी बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं REPC। इसको अलग से अभी पढ़ाऊंगा, जस्ट इसके बाद ही बता दूंगा, इसमें 2-3 बातें। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट परिषद है ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये इस पर नियंत्रण रखती है। और सेकंड पॉइंट क्या है वो आप बता देंगे। किसकी शुरुआत? तो शुरुआत 2013 में की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इसका समय कब तक निर्धारित किया गया है? समय बढ़ाया गया है। अंतिम अवधि वो कितना है? 31 मार्च 2025 तक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट पॉइंट में आप बता देंगे। इसके अंतर्गत अगला पॉइंट जो आपको बताना है वो क्या बताना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में लाभ क्या दिया जाएगा। जो पार्टिसिपेट करने वाली औद्योगिक इकाई होगी उसके लिए लाभ क्या है वो ये बता देंगे। जिस भूमि का उपयोग किया जा रहा है उसकी भूमि किराया का 50% अथवा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपया जो भी कम हो पुनर्भरण का प्रावधान। यानी कि जो आपका भूमि किराया है उसका 50% अमाउंट या 1 लाख रुपए की इकाई के रूप में पुनर्भरण किया जाएगा जो भी कम होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वो दिया जाएगा, ठीक है, दर से किया जाएगा। ये इसका लाभ हो गया। नोट इट, नोट करें इस चीज को। नेक्स्ट, अब आपको बताएगा एक राज्य एक उत्पाद, है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों भाई? तो यहां पर आप बता देंगे, अगला लिखेंगे एक राज्य
एक उत्पाद। देख रहे हैं ना आप, राजस्थान राज्य के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए सरकार के प्रयास जो रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और जारी भी हैं, लगातार किए जा रहे हैं। एक राज्य एक उत्पाद, ये क्या व्यवस्था है भाई? ये व्यवस्था ऐसी है कि राज्य के अंदर इस बात की पहचान करना कि कोई जो जिले हैं राज्य के अंदर, एक जिले में कोई ना कोई खास वस्तु की पहचान करना या सेवा की पहचान करना, और ऐसी जिसमें निर्यात की संभावना ज्यादा हो। उसके लिए क्या करना? उसको बढ़ावा देना और उसको निर्यात के केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट जब आपको औद्योगिक क्षेत्र में बताऊंगा तो वहां पर आपको, वैसे ज्योग्राफी में बताते हैं, कुछ चीजें मैं भी बता दूंगा, एक आंकड़ा होता है वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो उसमें किस राज्य में कौन सी वस्तु या कौन सी सेवाएं टॉप लेवल, उसका निर्यात सबसे ज्यादा होता है, उसे प्रमोट किया जाना। तो कौन सा बताओ? क्या बताया? यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक जिला एक उत्पाद, राज्य नहीं करेंगे, राज्य तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो बीच से मिटा दूं? ये सभी मिट गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। एक जिला एक उत्पाद। इज दैट क्लियर और नॉट? राज्य तो एक ही है ना अपना, राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राज्य में राज्य इतने कैसे हो जाएंगे? ओके चलो, तो इसमें बता दीजिएगा क्या बताएंगे इसके अंतर्गत। आपको यह बताना है कि इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है। प्रत्येक जिले में, राज्य के प्रत्येक जिले में निर्यात की अधिक संभावना रखने वाले उत्पाद एवं वस्तु की पहचान करना। और पहचान करके क्या करोगे भैया? वो बढ़ावा देना और उसे निर्यात के केंद्र के रूप में विकसित करना। कॉमा लगा के लिखेंगे उसको, बढ़ावा देना। क्या देना बताओ? बढ़ावा देना एवं निर्यात के केंद्र के रूप में विकास करना। इज दैट क्लियर नॉट? और आप जरा सोचो कि एक राज्य से अगर एक उत्पाद या एक सेवा को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट में उस उत्पाद या उस सेवा की सबसे ज्यादा संभावना है निर्यात की, क्वालिटी को लेकर, उसकी डिमांड को लेकर के, और उसी पर फोकस किया जाए, तो एट प्रेजेंट टाइम में हमारे कितने जिले हैं बताओ राज्य में? 50 जिले हुए। तो इसका मतलब हो गया कम से कम 50 वस्तु या 50 सेवा तो हो जाएंगी, और उस पर फोकस करके उसके निर्यात के केंद्र के रूप में से विकसित करना। क्लियर हुआ? इससे क्या होगा? निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और हमारी वस्तु और सेवाओं की क्वालिटी में भी क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम उस पर फोकस करेंगे तो उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेगी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी डिमांड बढ़ेगी, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्यों? क्योंकि क्वालिटी की चीज की हर कोई डिमांड करता है, नहीं? खराब चीज कम लेना चाहते हैं, तो अच्छी चीज की हर किसी को जरूरत होती है। जब आप किसी की कमजोरी बन जाते हो, और कमजोरी कब बन जाते हो? जब वो आपकी जरूरत हो। कहते ना, वो फिल्मी वाला डायलॉग याद करो, कौन सा डायलॉग बताओ? उसमें क्या कहता है नायक जैसे कि तुम मेरी कमजोरी है। क्यों कमजोरी? इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी क्या है? जरूरत है। अब जरूरत की पैरामीटर्स भी अलग अलग होते हैं। इसका मतलब राज्य के अंदर जितने भी जिले हैं, तो एक जिले के अंदर कोई एक सेवा या कोई एक उत्पाद खास जो वहां बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सकता है, उसके लिए इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, इस तरीके से 50 जिलों में 50 उत्पाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो राज्य से वस्तु और सेवाओं के निर्यात का लेवल बढ़ जाएगा। दैट क्लियर और नॉट? ओके, अब अगर ऐसी बात है तो निर्यात की बात हमने यहां पर कर ली है, तो एक चीज और करते हैं। किसमें सरकार का प्रयास इसमें और क्या रहा है? सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। आप जरा देख रहे हैं मेरी पहली क्लास किससे रिलेटेड है बताओ? आर्थिक समीक्षा पर टोटल डिपेंडेंट है। इसका मतलब यह है कि आप जब भी आर्थिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा जब पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी
औद्योगिक क्षेत्र से जो भी परिवर्तन हुआ है, जो भी उसमें अपडेट हुआ है, उसके लिए देखेंगे तो एक एक पॉइंट आपको सीक्वेंस वाइज में मिलेगा, यानी कि अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो लघु उद्योग विकास योजना कौन सी है मुख्यमंत्री वाली, यार बताओ तो। आपको पता है 13 दिसंबर 2019 को से लागू किया गया। तो यहां पर बताएंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। क्लियर हुआ? अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? पहला, इसे कब शुरू किया गया, तो बताएंगे 13 दिसंबर 2019 को। इज दैट क्लियर और नॉट? जब ये है, क्या है ये योजना, तो औद्योगिक विकास के लिए सरकार के द्वारा किया गया प्रयासों में इस योजना का महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे। तो क्या है? 10 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराना। कितने करोड़ तक बताओ? 10 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान। नेक्स्ट पॉइंट, भैया उद्देश्य क्या है इसका, हमें उद्देश्य भी तो पता होना जरूरी है। तो उद्देश्य की बात करते हैं तो क्या है कि इसका उद्देश्य है कि एमएसएमई के फील्ड में नए उद्योगों की स्थापना अथवा पहले से ही स्थापित जो उद्योग है उसका विस्तार करना या उसका नवीकरण करना। उसके लिए जो पैसे की जरूरत होगी उसमें अधिकतम कितना कर्जा ले सकता है बताओ? 10 करोड़ तक का कर्जा देने का प्रावधान है। तो यहां पर बताएंगे उद्देश्य क्या है। पहला उद्योग तो बताएंगे नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु। सेकंड पॉइंट, पहले से स्थापित उद्योगों का विस्तार करना अथवा उनका नवीकरण करना। नवीकरण करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पॉइंट वाइज समझते चलना, नोट करते जाना एक एक चीज को। इज दैट क्लियर नोट? तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या काम है, इसका उद्देश्य क्या है बताओ? नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु या पहले से स्थापित उद्योगों का विस्तार करना अथवा उनका नवीकरण करना। ओके, तो ये उद्देश्य है। तो कहेंगे भाई ठीक है, प्रावधान क्या है? जब इसको उद्देश्य को पूरा करेंगे तो लाभ क्या मिलेगा, तो प्रावधान भी तो आपको पता होना जरूरी है। तो प्रावधान करेंगे, लेकिन इसके लिए स्लाइड चेंज कर लेते हैं। आगे चलिए, यहां पर आप बता देंगे प्रावधान। तो प्रावधान क्या है बताओ? 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना है, लेकिन उसका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस क्या होगा प्रावधान में? दो बातें यहां पर बता दीजिए। पहला, ऋण अमाउंट, और भैया जो ऋण दिया जाएगा ना उस पर ब्याज अनुदान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्याज अनुदान। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो यहां पर आप बता देंगे पहला पॉइंट, ऋण राशि 25 लाख रुपए। कितना बताऊं? दूसरा 5 करोड़। तीसरा 10 करोड़। एमएसएमई के अंतर्गत अगर किसी औद्योगिक इकाई के द्वारा 25 लाख रुपए तक का ऋण लिया गया है इस योजना के अंतर्गत,
तो सरकार द्वारा उस पर ब्याज पर अनुदान कितने परसेंट दिया जाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। कितने परसेंट अनुदान की बात की गई है इसमें? 8%, 8%। कितने परसेंट? 8% अनुदान मिलेगा ब्याज पर, यानी कि जो आपकी ब्याज बनती है उस ब्याज का 8% जो होगा वो आपको नहीं देना है, बाकी का आपको पे करना है। इज दैट क्लियर? बड़ा अमाउंट है, ठीक है, इतनी सहायता। 5 करोड़ पर ब्याज अनुदान कितना बनेगा, तो बता देंगे 6%। और आपको पता होना चाहिए 10 करोड़ तक के लिए ऋण अनुदान कितना मिलेगा, बताओ? 5%। इज दैट क्लियर नॉट? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भाई मेरे नन्हे बच्चों? ओके, नोट कीजिए इसको, प्रावधान। आई होप कि आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा। अब मैं आपके लिए एक चीज बताता हूं। अभी इसमें 2 4 6 बातें और रह गई हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा मेरी अगली क्लास का, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उस अगली क्लास में हम आपके लिए बताएंगे मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री वाणिज्य वाहन प्रोत्साहन योजना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीईटी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया इसमें से, है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या इसमें प्रोविजन है? तो अपडेटेड है, 2022 में दोनों को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो लेटेस्ट योजना के अंतर्गत हम दोनों को और एनालिसिस करेंगे, इसके बाद की चीजों को बताएंगे, और फिर हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा होगा आपका, बताओ? वो होगा राजस्थान राज्य के अंतर्गत उद्योगों के प्रकार, और वो प्रकारों को चर्चा करते हुए सबके बारे में हम क्या करेंगे, आगे एनालिसिस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस क्लास से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट मेरी इस क्लास से जुड़े हुए हैं और आगे आने वाली क्लास से निरंतर इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं मेरा वो हर स्टूडेंट जो मेरी क्लास को अटेंड करेगा उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है ना? तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही चलेगा। जब हमारी अगली क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, और वो स्टूडेंट भी निराश ना हो जो स्टूडेंट वनडे टेस्ट की तैयारी करते हैं। वन प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट आपको क्या मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा, और उसके लिए भी हम निरंतर क्लास देते रहेंगे, और उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो इसका मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा, ठीक है ना? तो आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।